उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म 14 सितंबर 1910 ईस्वी को जालंधर के कल्लोवानी मोहल्ले में हुआ था। अस्क जी के पिता का नाम माधोराम तथा माता का नाम श्रीमती वसंती देवी है। सारस्वत ब्राह्मण और भारद्वाज गोत्र वाले अस्क जी 8 भाई बहन थे, किंतु इनके बड़े भाई और इकलौती बहन दोनों का बचपन में ही निधन हो गया था। अस्क जी के बचपन का नाम इंद्रनारायण था, किंतु यह नाम पसंद नहीं पड़ने के कारण पिता ने दूसरा नामकरण उपेंद्र नाथ किया। उपेंद्र नाथ अस्क जी बचपन में ही अपने नाम के पीछे सनावर अर्थात तैराक उपनाम लगाते थे। उपेंद्र नाथ जी अपने लड़कपन में कवि कश्मीरी लाल अस्क को अपना हीरो मानते थे। माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उपेंद्र नाथ जी अपने नाम के पीछे अस्क उपनाम लगाना शुरू कर दिए थे। अस्क जी के पिता स्टेशन मास्टर थे, परंतु उनका स्वभाव मनमौजी बेपरवाह एवं क्रूर था। इनके पिता स्कूल के दिनों में गुंडों के रिंग लीडर थे। उपेंद्र नाथ अस्क जी अपने पिता के बारे में कहते हैं कि मेरे पिता अपनी तरह के अकेले आदमी थे, स्टेशन मास्टर थे, लड़कपन में ही पीने लगे थे, पीते ही न थे, जुआ भी खेलते थे और दासियों पर रुपया उड़ाते थे। बाद के धनी और दरियादिल घर जैसा चलता है और छह बेटे कैसे पलते हैं, घर कैसे चलता है और 6 बेटे कैसे पलते हैं, इसका भार बीवी पर छोड़े हर तरफ की चिंता फिक्र से मुक्त मौज उड़ाते थे। यद्यपि अस्क जी अपने शिखरस्थ व्यक्तित्व की प्रेरणा से स्रोत पिता को ही मानते हैं। उनके पिता अपने पुत्रों को सदैव बुलंदियों को छूने की बात करते थे। अस्क जी के शब्दों में पिताजी कहते थे, शिक्षा प्राप्त करो, विद्वान बनो, किसी व्यवसाय में कमाल हासिल करो, गुंडे बनो तो शहर के सबसे बड़े गुंडे बनो, शायर बनो तो टैगोर और शेक्सपियर। उपेंद्र नाथ कहते हैं कि आज मैं 50 वर्ष का होने आया हूँ तो पाता हूँ कि मैं जो कुछ बना हूँ पिता के उपदेशों के कारण ही बना हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे जन्म पर चाहे उन्हें खुशी न हुई थी, पर आज वे जिंदा होते तो वे देखते कि उनकी शिक्षा बेकार नहीं गई और उन्हें जरूर खुशी होती। अस्क जी कहते हैं कि एक बार उसकी माँ ने कहा था कि मैं लिख सकती तो अपने दुख की कहानी लिखती, और मैंने कहा था कि माँ तुम फिक्र न करो, मैं लिखूँगा, और मैं लिख रहा हूँ, इसके दुख की ही नहीं अपने और दूसरों के दुख की भी। अस्क जी की प्रारंभिक शिक्षा 1919 ईस्वी में जालंधर से शुरू हुई। सन 1927 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किए। सन 1927 से 1929 तक डीएवी कॉलेज जालंधर से इंटर द्वितीय श्रेणी से किए गए। सन 1931 ईस्वी में बीए की परीक्षा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। अस्क जी की शादी 22 वर्ष की उम्र में सन 1932 ईस्वी में एक ग्रामीण परिवेश की लड़की शीला से संपन्न हुई। अस्क जी की लालसा जज बनने की थी, अतः शादी के बाद भी पढ़ते रहे। अपनी पढ़ाई और घर खर्च ट्यूशन पढ़ाकर तथा पत्रिकाओं के लिए कहानियाँ लिख कर चलाते थे। शीला से अस्क जी को एक पुत्र रत्न उमेश की प्राप्ति हुई, किंतु बच्चे को जन्म देने की शीला तपेदिक रोग से ग्रसित होकर अंततः मृत्यु को प्राप्त कर गई। वस्तुतः अस्क जी पत्नी की प्रेरणा से ही आगे की पढ़ाई और जज बनने का दृढ़ निश्चय किए थे, किंतु पत्नी की मृत्यु से वे इतने आहत हुए कि न केवल पढ़ाई छोड़े बल्कि सारी पुस्तकें भी बेच डाली। पारिवारिक और सामाजिक दबाव के कारण अस्क जी ने पहली पत्नी की मृत्यु के 5 वर्षों बाद सन 1941 ईस्वी में माया नामक युवती से शादी की। अस्क जी की दूसरी शादी भी असफल रही, कारण दूसरी पत्नी अहम भाव से युक्त संकुचित व्यक्तित्व, पति को बंधन में जकड़ने वाली तथा झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। अस्क जी की दूसरी पत्नी माया ने 19 दिसंबर 1941 ईस्वी को एक पुत्री को जन्म दिया, किंतु पुत्री के जन्म से पूर्व ही अस्क जी ने
तलाक दे दिया था। अश्क जी ने तीसरी शादी 12 सितंबर 1941 ईस्वी को कौशल्या से की, जो देखने में सुंदर के साथ बहुत समझदार और व्यवहारिक भी थी। आजीविका के लिए भी अश्क जी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बीए करने के दौरान ही अध्यापक बने, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए। उर्दू के प्रसिद्ध कवि मेला राम वफ़ा के पेशकश पर उर्दू के दैनिक पत्र भीष्म में करीब 25 महीने तक नौकरी की। अश्क जी सुप्रसिद्ध कथाकार सुदर्शन जी के संपर्क में आए और उनकी पत्रिका चंदन में कुछ कहानियाँ भेजी। सुदर्शन जी के ही सहयोग से अश्क जी को लाला लाजपत राय के दैनिक पत्र वंदे मातरम में नौकरी लग गई। अश्क जी वंदे मातरम को छोड़ने के बाद वीर भारत में एक रात की शिफ्ट में ड्यूटी काम किए, फिर 1 महीना भूचाल नामक साप्ताहिक पत्र में काम किए। कुछ दिनों तक प्रीत लड़ी के हिंदी उर्दू संस्करणों के संपादक के रूप में काम किए तथा वहां छोड़ने के बाद दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी सहायक के रूप में नियुक्त हुए। सन 1945 में अश्क जी ने फिल्म जगत में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने कहानी, गीत, अभिनय आदि अनेक प्रतिभाओं का परिचय दिया, परंतु इस कार्य को उनकी आत्मा स्वीकार नहीं की और वे फिल्म जगत को छोड़ दिए। फिल्म जगत के अनुभव के बारे में अश्क जी बताते हैं कि फिल्मों के लिए संवाद लिखते समय मुझे यही लगता था कि मैं वेश्यावृत्ति से ही रहा हूँ। मैं वेश्यावृत्ति से जी रहा हूँ। वेश्याएं अगर शरीर का व्यापार करती हैं तो ऐसा लेखक अपनी प्रतिभा का। सन 1949 में कौशल्या जी ने नीलाभ प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से ब्याज पर कर्ज लिया था। शुरुआती दौर में नीलाभ प्रकाशन से अच्छी आमदनी हुई, किंतु उसके बाद घाटे में जाने के कारण अश्क जी को परचून की दुकान तक करनी पड़ी। उपेंद्र नाथ अश्क की मृत्यु 19 जनवरी 1996 ईस्वी को हुई। अश्क जी अपने लेखनी की शुरुआत उर्दू में किए, किंतु सन 1932 ईस्वी में प्रेमचंद के कहने पर हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। उपेंद्र नाथ अश्क को कथाकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनके बड़े भाई सुरेंद्र नाथ शर्मा का रहा। सम्मान एवं पुरस्कार सन 1952 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रयागराज अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष, सन 1961 ईस्वी में असम हिंदी सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष, सन 1965 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार की उपाधि, 1972 में नेहरू पुरस्कार से सम्मानित एवं रूस जाने का निमंत्रण। अश्क जी की रचनाएं: काव्य संग्रह दीप जलेगा 1950, चांदनी रात और अजगर 1952, बरगद की बेटी 1949, अंगूर की बेटी उर्मिया। नाटक जय पराजय 1937, स्वर की झलक 1939, छठा बेटा 1940, कैद और उड़ान 1950, पैतरे 1953 ईस्वी। अलग अलग रास्ते 1954, आदर्श और यथार्थ 1954, अंजू दीदी 1955, भंवर 1961, अंधी गली 1963, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972। एकांकी पापी 1938, वेश्या 1938, लक्ष्मी का स्वागत 1938, अधिकार का रक्षक 1938, जोक 1939, आपस का समझौता 1939, पहेली 1939, विवाह के दिन 1940, देवताओं की छाया में 1939, खिड़की 1941, सूखी डाली 1941, चमत्कार 1941, नया पुराना 1941, बहनें 1942, कामदा 1942, मेमूना 1942, चरवाहे 1942, चिलमन 1942, चुंबक 1942, तौलिए 1943 ईस्वी। पक्का बाना 1944, कैसा साहब कैसी आया 1946, तूफान से पहले 1947, आदि मार्ग 1950, बतसिया 1950, कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन 1950, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ 1951, मस्केबाजों का स्वर्ग 1951, अंधी गली के 8 एकांकी 1956, साहब को जुकाम है 1954 से 1959 के बीच एकांकी, भंवर 1961 तथा मुखड़ा बदल गया 1980।
कहानी संग्रह पिंजरा 1944, अंकुर 1945, छींटे 1949, बैगन का पौधा 1954, 70 शिष्ट कहानियाँ 1958, पलंग 1961, आकाशवाणी 1966। प्रतिनिधि कहानियाँ डांची मेमने, बैगन का पौधा, नासूर, चारा काटने की मशीन, बच्चे, कैप्टन रशीद, पलंग, देशभक्त, पिंजरा, अजगर आदि। उपन्यास सितारों का खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, गमराख 1952, बड़ी बड़ी आँखें 1954, पत्थर अलपत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक नन्ही कंदील 1969, बांधो न नाव स्ठाव 1974, निमिषा 1980, एक रात का नरक 1968, पलटती धार 1997, संस्करण मंटो मेरा दुश्मन 1956, मेरी बेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त बेदी मेरा हमदम मेरा दोस्त 1986, निबंध डायरी पत्र, ज़्यादा अपनी पढ़ाई कम 1959, रेखाएं और चित्र 1955, अपनी जीवन कथा चेहरे अनेक 5 भाग 1977 से 88, संपादन प्रतिनिधि एकांकी 1950, नए रंग एकांकी 1956, संकेत 1953, अनुवादकार रंगसाज 1958, रूस के प्रसिद्ध कहानीकार एंटन चेखव के लघु उपन्यास का अनुवाद। ये आदमी ये चूहे 1950 ईस्वी, स्टीम बैंक का उपन्यास आव माइस एंड मैन का अनुवाद। हिज एक्सेलेंसी 1959 और दस्तवस्की के लघु उपन्यास डर्टी स्टोरी का अनुवाद। क्षितिज के पार तथा लंबे दिन की यात्रा में ओ नील के नाटकों का अनुवाद। आत्मकथा 5वां खंड, चेहरे अनेक, आलोचना, हिंदी कहानियाँ और फैशन, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। अंजो दीदी नाटक से। अंजो दीदी नाटक की रचना उपेंद्र नाथ अस्क जी ने 1955 में की है। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं। इसमें 5 पात्र पुरुष, 4 स्त्री पात्र हैं। अंजो दीदी नाटक के प्रमुख पात्र अंजो दीदी, श्रीपत, ओमी, वकील साहब, अनिमा, राजू, नीरज, मुन्नी, राघु आदि। अंजो दीदी नाटक समस्या प्रधान नाटक है। इसमें एक पुरुष पात्र श्रीपत अंजो अंजलि का भाई और एक स्त्री पात्र अंजो की प्रधानता है। अंजो के परिवार में उसका पति इंद्रनारायण वकील साहब, 11 वर्षीय पुत्र नीरज, घर के नौकर मुन्नी और रघु है। नाटक की शुरुआत डाइनिंग रूम से होती है, जहां नाश्ते में देरी होने पर अंजो दीदी अपने यहाँ काम करने वाली मुन्नी पर गुस्सा करती है। अंजो का मानना है कि जीवन एक महान गति है। प्रातः इस संध्या उसकी सुइयाँ हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती हैं। अंजो दीदी नाटक में अंजो बचपन से ही नाना के यहाँ पली बढ़ी और नाना के ही अनुशासनात्मक विचार अंजो पर हावी हो जाता है तो मृत्यु पर्यंत रहता है। नाटक की एक स्त्री पात्र अनिमा है जो अंजो की सहेली है। वस्तुतः अंजो दीदी अभिजात वर्ग की महिला की कहानी है जिसमें नाना से मिले गुणों के कारण हठ जिसमें दूसरों को परास्त कर देती है। नाटक में अंजो कई बार अपने नाना के सिद्धांतों की दुहाई देती है। जैसे वह कहती है, मेरे स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है और सुधड़ापा नारी का आभूषण है आदि। सुबह होते ही अंजो की 8 बजने वाली पाबंदी परिवार पर लागू होने लगता है। मुन्नी को डांटते हुए कहती है कि 8 बज गए और नाश्ते का पता नहीं। अंजो का अनुशासनात्मक रूप न केवल परिवार पर बल्कि घर के नौकर पर भी प्रभावी रहता है। अंजो का भाई श्रीपत अपने बहन के बिल्कुल विपरीत है। शिष्टाचार के बारे में उसका मानना है कि शिष्टाचार विवाह का योग कह लो कि बंधन का प्रतीक है। एक दिन अकस्मात श्रीपत अपनी दीदी के घर आता है। वह अंजो के इस अहमवादी सोच को मिटाना चाहता है। श्रीपत अंजो के द्वारा लादे गए अनुशासन को ही अस्त व्यस्त कर देता है। वह अपने जीजा जी और भांजा नीरज के साथ लेकर दही के बड़े, मूंग के लड्डू, कुल्फी आदि का मजा लेता है। श्रीपत घर के नौकरों को कुल्फी आदि खिलाता है, यहाँ तक कि अपनी बहन अंजो से भी खाने को
वो कहता है पर वो नहीं खाती। अंजू अपने बेटे नीरज को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है, जबकि वह क्रिकेटर बनना चाहता है। श्रीपति अपने भांजा नीरज के क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश का समर्थन करते हुए उसे 2 घंटे की जगह 6 घंटे क्रिकेट खेलने की सलाह देता है। श्रीपति के कहने पर उसके जीजाजी इंद्र नारायण दिलकश होटल में खूब शराब पीता है। अंजू को अपने पति की शराब पीने की आदत बर्दाश्त नहीं होती और वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है। प्रथम अंक का यही समापन हो जाता है। नाटक के दूसरे अंक की शुरुआत भी बैठक तथा डाइनिंग रूम से होता है। अंजू अब नहीं रही, किंतु उसका प्रभाव अब भी घर में ओमी नीरज की पत्नी के रूप में देखने को मिलता है। नीरज अपनी माँ के उसूल के बिल्कुल प्रतिक्रिया स्वरूप रहता है। वह अपने मामा श्रीपति की तरह स्वच्छंद प्रवृत्ति का हो जाता है। नीरज न तो डिप्टी कमिश्नर बन पाता है और न ही क्रिकेट का कप्तान, बल्कि वह सिटी मजिस्ट्रेट बन कर रह जाता है। नीरज अपने पुत्र नीलम को क्रिकेट का कप्तान बनाना चाहता है तो उसकी पत्नी ओमी उसे ICS बनाना चाहती है, लेकिन स्वयं नीलम कवि बनना चाहता है। श्रीपति 20 वर्षों बाद अंजू के मरने के 5 वर्षों बाद फिर अपने स्वर्गीय दादी के घर आता है और अंजू की आत्महत्या करने पर कहता है कि वह सख्त मार्बिडसन की थी। वह नीरज के पुत्र नीलम को कवि बनाने की सलाह देता है, जैसे कभी उसके बाप को क्रिकेट का कप्तान बनने की सलाह दी थी। अंजू का पति वकील से जज बन गए। अब उनका जीवन भी संयत हो चला। वस्तुतः जीते जी अंजू जो ना कर सकी वह मरने के बाद दिखा दी। नाटक के अंत में श्रीपति अपने जीजा से कहता है कि अंजू दिल के दौरे से नहीं मरी थी, बल्कि जहर खाकर मरी थी और उसने यह सब उसकी शराब की आदत छुड़ाने के लिए किया था। इस नाटक में अंजू परिवार की व्यवस्था को कठोर अनुशासन और अत्यधिक नियंत्रण में रखने वाली, परंतु अंत में स्वयं से अहम का शिकार हो आत्मघात करने वाली नारी के रूप में चित्रित हुई। इस नाटक का प्रधान पुरुष पात्र श्रीपति अंजू के अनुशासन, नियंत्रण, सभ्यता, अहम, शिष्टाचार आदि की व्यवस्था का विरोध करते हुए परिवार के अन्य सदस्यों को इंसान की तरह स्वच्छंद जीवन जीने का संदेश देने वाला पात्र के रूप में चित्रित हुआ है। वस्तुतः इस नाटक में अंजू दीदी और श्रीपति अपने प्रयत्नों में रत हैं। अंजू मरकर भी अपनी हुकूमत का वातावरण छोड़ जाती है तो श्रीपति उस परिवार में बार बार उपस्थित होकर अपने स्वच्छंदतावादी विचारों से उस दमघोटी वातावरण को तोड़ देता है। अंजू दीदी नाटक में अंजू और श्रीपति के बीच परस्पर विरोधी विचारों का संघर्ष ही कथावस्तु का केंद्र है। अंजू दीदी नाटक के महत्वपूर्ण संवाद। प्रथम अंक। स्वर्गीय नाना जो कहा करते थे, समय, निष्ठा, सभ्यता की पहली निशानी है अंजलि अंजू। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, सुघड़िया नारी का आभूषण है और सदाचार पुरुष का। अंजलि अंजू, अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। अनिमा, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। अंजलि, विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहाँ। श्रीपति, वकील तो यौवन का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। श्रीपति, भरी बज में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। श्रीपति गुनगुनाते हुए, शिष्टाचार विवाह का यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उधर आपका विवाह हुआ और इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। श्रीपति, मेरे विचार में आचार व्यवहार के सभी नियम उपनियम विवाहित लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। श्रीपति, है ना। लट उलझी उलझा जा रे बालम, अपने हाथ लगा जा रे बाराम। श्रीपति,
न काम के न काज के 2.5 सेर अनाज के। अंजलि। यहाँ दस्तूरे जवाबंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने के तरसती है जवा मेरी श्रीपत। उम्मीद तो बन जाती है, तस्कीन तो हो जाती है, वादा ना वफा करते, वादा तो किया होता श्रीपत। नाकामे तमन्ना दिल इस सोच में रहता, यूँ होता तो क्या होता, यूँ होता तो क्या होता श्रीपत। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि नींद न आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। अंजलि। मेरे घर में ब्रेक का क्या काम, मेरा घर इस घड़ी की भांति चलेगा निरंतर सांझ सवेरे। अंजलि। घड़ी टूट गई राघु, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी। अंजलि। घर के भाग का पता जैसे देहड़ी से चलता है, वैसे ही मालिकों की संस्कृति का मान नौकरों की सभ्यता से होता है। अंजलि। उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में विद्वानों की राय। डॉक्टर बच्चन सिंह उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी के पहले नाटककार हैं जिसका ध्यान रंगमंच की ओर गया। डॉक्टर नगेंद्र उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी के पहले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांच के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध से जोड़ा। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त व्यंग्य की तीखी चोट में अश्क की बराबरी हिंदी का और एकांकी नहीं कर सका। कपिल देव राव उपरंत साहित्य के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ प्रविष्ट होने का मूल कारण यहाँ तक कि हमारी समझ में आता है वह उनकी पहली पत्नी की मृत्यु है। ख्वाजा अहमद अब्बास। काम करता ही रहता है, लिखता ही रहता है, हंसता ही रहता है, लिखता ही रहता है, नाम अश्क है और काम हंसना और हंसाना। कृष्णचंद्र। मैं ऐसा जिद्दी और मुस्तकिल मिजाज धुन का पक्का साहित्यकार बहुत कम देखा है। अश्क ने जब लिखना शुरू किया उस वक्त साहित्यकारों के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, लेकिन उन दिनों का संघर्ष अत्यधिक तीव्र था। पर अश्क ने परिस्थितियों की परवाह न करते हुए उन्हीं में से रास्ता निकालते हुए न नौकरी की न वकालत और साहित्य को ही पेशा बना लिया। डॉक्टर भैरव प्रसाद गुप्त। अश्क के व्यक्तित्व को एकाध संस्मरण में उतार देना मुझे कठिन दिखाई देता है। अपनी सारी रोचकता, नाटकीयता और फक्कड़पन व बहुरूपीयपन तथा खुलेपन को लिए हुए भी उसका व्यक्तित्व इतना विषम, इतना गहरा, इतना विरल, इतना गंभीर तथा इतना ठोस है कि एक दो नहीं 150 संस्करणों के बल पर भी उसकी एक काम चलाऊ तस्वीर उतार लेना कठिन है। मन्नू भंडारी जीवन वृत्त एवं रचनाएं। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी को मध्य प्रदेश में स्थित मंदसौर के भानपुरा नामक गांव में हुआ था। मन्नू भंडारी का पूरा नाम महेंद्र भंडारी है। उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में भी महेंद्र कुमारी ही लिखा है। प्यार से मन्नू हुई और अंत में साहित्य जगत में इसी नाम से जानी जा रही हैं। मन्नू भंडारी के पिता का नाम सुख संपत राय है। वे हिंदी के पारिभाषिक शब्दकोश के निर्माता थे। सुख संपत राय एक सच्चे देशभक्त के साथ क्रोधी, अहमवादी एवं आदर्शवादी विचार वाले व्यक्ति थे। मन्नू भंडारी की माता का नाम अनूप कुमारी है। ये बिल्कुल शांत स्वभाव की कुशल गृहिणी थी। मन्नू भंडारी को अपने माता पिता का अपार स्नेह व सहयोग मिला। स्वयं पिता मन्नू को राजनीति में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कभी मन्नू को रसोई में जाने नहीं दिया। मन्नू भंडारी अपनी माता के बारे में कहती हैं कि माँ ने कभी रसोई में नहीं बुलाया और न घर के कार्यों में हमारी मदद ली। उस समय का हमारा व्यवहार, जुलूस निकलना, भाषण देना, घर देर सवेर आना आदि का भी उन्होंने कभी विरोध नहीं किया और न उस पर कोई टीका टिप्पणी की। उसी का परिणाम है आज हम कुछ बन पाए हैं। मन्नू भंडारी के 2 भाई और 2 बहनें हैं। बड़े भाई प्रसन्न कुमार तथा छोटे भाई बसंत कुमार हैं और बड़ी बहन स्नेहलता तथा छोटी बहन का नाम सुशीला है। मन्नू जी का जन्म भले भानपुरा गांव में हुआ हो, किंतु उसका बचपन और किशोरावस्था अजमेर में बीता।
अजमेर में सावित्री कॉलेज से सन 1947 ईस्वी में इंटर पास किया। इसी वर्ष भारत की भी स्वतंत्र हुआ। मन्नू जी छोटी उम्र से ही आज़ादी की लड़ाई में भाग लेती रही। जिस उम्र में लड़कियां अपने शारीरिक सौंदर्य संवारती हैं, उस उम्र में ये प्रभात फेरी, नारों और जुलूसों में जाया करती थी। मन्नू जी अजमेर के ही सावित्री कॉलेज में BA में दाखिला लिए, किंतु सुशीला बहन के कलकत्ता बुलाने पर वे कलकत्ता से ही 1949 ईस्वी में BA पास की। मन्नू भंडारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में MA की। MA करने के तुरंत बाद मन्नू जी बालीगंज शिक्षा सदन कलकत्ता में 1952 से 61 तक अध्ययन कार्य की। सन 1964 तक मन्नू जी कलकत्ता में T रानी बिरला कॉलेज में अध्यापन की। मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव ने सन 1959 में हुआ। यह विवाह अंतर्जातीय था। विवाह की साक्षी मन्नू की बहन सुशीला, उसके पति पराक्रम सिंह तथा भगवती प्रसाद जी थे। मन्नू जी और महेंद्र यादव की पहली मुलाकात कलकत्ता में ही बालीगंज शिक्षा सदन में हुई थी। मन्नू जी यहाँ अध्यापिका के साथ पुस्तकालय अध्यक्ष भी थी। राजेंद्र यादव शोध के सिलसिले में पुस्तकालय में आए थे। मन्नू और राजेंद्र यादव की शादी में मन्नू के पिता बिल्कुल नाखुश थे। वे जीवन में कभी अपने दामाद राजेंद्र यादव से नहीं मिले। मन्नू भंडारी जून 1961 ईस्वी में एक पुत्री को जन्म दी, जिनका साहित्यिक नाम रचना रखा गया। वैसे प्यार से टिंकू नाम से पुकारा जाता था। मन्नू जी सन 1964 ईस्वी से दिल्ली में रहने वाली वही सोफिस्टिकेटेड कॉलेज मिरांडा हाउस में अध्यापिका के रूप में स्थायी तौर पर कार्यरत रही। संप्रति मन्नू भंडारी दिल्ली में ही रह रही हैं, अस्वस्थ चल रही हैं और उनकी देखभाल उनकी पुत्री कर रही है। प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान। महाभोज उपन्यास के लिए भारतीय भाषा परिषद की ओर से राम कुमार भूपाल पुरस्कार, राशि 11,000 रुपये। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महाभोज के लिए पुरस्कृत पुरस्कार, राशि 6,000 रुपये, 1980-81। शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा अहिंदी भाषी क्षेत्र की हिंदी लेखिका के रूप में सम्मान। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला द्वारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र तथा पीपल्स अवार्ड। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा सम्मान 1982। कला कुंज सम्मान नई दिल्ली 1982। भारतीय संस्कृत संसद कथा समारोह कोलकाता 1983। बिहार राजभाषा परिषद पटना 1991। राजस्थान संगीत नाट्य अकादमी सम्मान 2001-2। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मान 2004। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा सलाका सम्मान 2006-7। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन भोजपुर सम्मान 2006-7। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 18वें व्यास सम्मान 2008। आपातकाल के दौरान सन 1976 में मन्नू भंडारी को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने का निर्णय हुआ था तथा साहित्य कला परिषद दिल्ली ने भी पुरस्कृत करना चाहा था, किंतु मन्नू भंडारी ने दोनों ही पुरस्कार विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया। मन्नू भंडारी की रचनाएं: कहानी संग्राम, मैं हार गई 1957, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1959, यही सच है 1966, एक पेड़ सैलाब 1968, त्रिशंक 1978, श्रेष्ठ कहानियाँ 1969, मेरी प्रिय कहानी 1979, प्रतिनिधि कहानियाँ 1984, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ 2001, नायक खलनायक विदूषक 2002, कथा पटकथा 2004, बाल कहानी संग्रह आँखों देखा झूठ 1976, उपन्यास 1 इंच मुस्कान 1961, आपका बंटी 1971, महाभोज 1979, स्वामी 1982, कलवा बाल उपन्यास 1982, आसमाता बाल उपन्यास 1981, नाटक बिना दीवारों का घर 1966, महाभोज नाटक रूपांतरण 1982 ईस्वी। संपादित रचनाएं: प्रच्छोद तथा अन्य एकांकी संकलन,
संकल्प का सौंदर्य शास्त्र आलोचना, आत्मकथा एक कहानी, यह भी 2007। प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा शेर गेहूँ 1993, प्रेमचंद की कहानी का रूपांतरण महाभोज नाटक से। महाभोज नाटक वस्तुतः मनु भंडारी के ही उपन्यास महाभोज का नाटकीय रूपांतरण है। महाभोज उपन्यास का प्रकाशन 1979 ईस्वी है और नाटक का प्रकाशन 1982। महाभोज हिंदी साहित्य की संभवतः एकमात्र कृति है जो उपन्यास और नाटक दोनों ही रूपों में मंच पर सफलतापूर्वक मंचित किया है। प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक और कहानी का रंगमंच नामक विधा के जनक देवेंद्र अंकुर ने इसे अपने नाटक मंडली के साथ उपन्यास के रूप में मंचित किया था, जो अमाल अल्लाना के निर्देशन में पहली बार इसे नाटक के रूप में मंचित किया गया था। बिहार की राजधानी पटना के मुक्ताकाशी मंच पर इप्टा के बैनर तले परवेज अख्तर के निर्देशन में सन 1984 ईस्वी में इस नाटक का करीब 6 बार सफल मंचन हुआ। इस नाटक की प्रथम प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल द्वारा मार्च-अप्रैल 1982 ईस्वी में हुई। इसके निर्देशन श्रीमती अमाल अलाना और मंच सज्जा श्री निसार अलाना के द्वारा किया गया था। उसके अभिनय करने वाले पात्रों के नाम ये हैं। महाभोज नाटक के पात्र दा साहब मनोहर सिंह, शुक्ल बाबू, विशु, अनिल कपूर, अप्पा साहब, हेमंत मिश्र, पांडे जी, वगीश कुमार सिंह, लखन, प्रमोद माउथी, जमुना बहन, सुरेश शिकरी, सक्सेना एसपी और अनंग देसाई, न्हा DIG व फोटोग्राफर राजू बारोट, दद्दा बाबू, GP नामदेव, भवानी, प्रेम मटियानी, नरोत्तम व मोहन सिंह, रवि झांकल, रत्ती, GS बेदी, महेंद्र एवं सूत्रधार, विजय कश्यप, बिंदा, वसंत जोसलकर, हीरा, रघुवीर यादव थानेदार, युवराज शर्मा जोरावर, राजेश विवेक, हुक्मा, उत्तर बावरकर, लठैत, इकबाल मेहंदी, जोगेश्वर साहू, अमिताभ श्रीवास्तव, विशु की माँ व जोरावर लड़की, नूतन सूर्य, श्रीमती सिन्हा, उषा बनर्जी आदि। उपन्यास की नाटक की काया देने में मनु भंडारी की सहयोग रही। श्रीमती अमाला अलाना नाटक की निर्देशिका तथा प्रेम मटियानी, इसके अलावा विजय कश्यप तथा डॉक्टर शैलकुमारी का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा। महाभोज उपन्यास में कुल 9 दृश्य हैं, जबकि नाटक में 11 दृश्य हैं। महाभोज नाटक की शुरुआत गांव के मैदान से होता है, जहां विशेषर वसु की लाश रखी है और उसकी मां छाती पीट-पीट कर रो रही है। महाभोज नाटक सरोह नामक गांव की पृष्ठभूमि और विशु की हत्या की विषाद पर बिछी कथा है। महाभोज नाटक का बीज सूत्र वस्तुतः 1977 में घटित बिहार के पटना जिले का बेछली नरसंहार है। इस नरसंहार में दलित बस्ती के करीब दर्जन भर लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कुछ को तो जिंदा जला दिया गया था। माना जाता है कि आज़ादी के बाद दूसरा बड़ा नरसंहार बेलछी ग्राम में ही हुआ था। इस समय इंदिरा गांधी और कांग्रेस की हार हुई थी तथा जनता पार्टी की सरकार बनी थी। वस्तुतः तत्कालीन परिवेश भारत की आज़ादी के सपनों से मोहभंग, कानून और न्याय व्यवस्था के पतन, सत्ता और व्यवस्था का अपराधीकरण और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के शर्मनाक तरीके से चरमराने का काल था। मनु भंडारी ने इस उपन्यास में राजनीति में चल रही समकालीन कूटनीतिज्ञता का ऐसा यथार्थ चित्रण की है कि लगता है कि उसके द्वारा वर्षों भोगे गए राजनीति की त्रासदी महाभोज के माध्यम से निश्चित हुई है। इस नाटक में मन्नू जी ने अभिनेता के द्वारा समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों के चुनाव के बीच मानवीय त्रासदी, कारण और पीढ़ी की नीयत की सच्चाई की अभिव्यक्त किया है। महाभोज घटना या चरित्र प्रधान न होकर स्थिति या वातावरण प्रधान नाटक है। महाभोज नाटक में करीब 30 मुख्य पात्र हैं, जिनमें मुख्यतः विशु मुख्यमंत्री साहब, शुक्ल बाबू शिक्षा मंत्री तथा बिंदा
रुकमा की कथा महत्वपूर्ण है। विशु या विशेषण पिछड़ी जाति खासकर हरिजन बस्ती में लोगों की सुषुप्त चेतना को जगाने का काम करता है। विशु गांव के हरिजन को पढ़ाता है तथा हरिजन मजदूरों के उचित मजदूरी दिलाने के लिए उसे संगठित करता है। विशु को षड्यंत्र के तहत नक्सलवादी होने का झूठा आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। विशु जेल के 4 साल में छूट कर आने के बाद पुनः लोगों को जगाने में लग जाता है, किंतु कुछ गुंडा लोगों की आँख की यह फिटकरी बन जाता है। लठैत जोरावर के द्वारा हरिजन बस्ती में आग लगा दी जाती है, जिसमें जलकर 9 लोग मर जाते हैं। मर्माहत विशु इस हत्याकांड के कुछ प्रत्यक्ष प्रमाणों को इकट्ठा कर दिल्ली जाने की तैयारी करता है। उसके इस कार्य में कई राजनीतिक लोग खतरे में पड़ सकते हैं, अतः विशु की हत्या करवा दी जाती है। पुलिया के नीचे पड़ी हुई विशु की लाश को सबसे पहले जोगेश्वर देखता है, जो सवेरे सवेरे दिशा फरागत के लिए गया था। सरोह में शीघ्र ही उप चुनाव होना था, अतः प्रदेश के मुख्यमंत्री दास साहब तथा विरोधी पार्टी के प्रबल नेता शुक्ल बाबू आमने सामने टकराते हैं। वस्तुतः विशु की मौत राजनीतिक गिद्धों के लिए एक महाभोज को अवसर बना देती है। सरोह में होने वाले उपचुनाव को दास साहब का खास आदमी और चमचा लखन सिंह जीत जाता है। DIV सिन्हा को प्रमोशन मिलता है तथा शहर की 3 अलग अलग कोठियों पर 3 पार्टियां होती हैं। पार्टियों में शराब शबाब के बीच उठने वाले ठहाकों के बीच ऐसा प्रतीत होता है। पार्टी में आए लोग मानो गिद्ध और गीदड़ हैं, तो विशु की लाश को नोच खरोच रहे हैं। नाटक की शुरुआत में ही विशु की हत्या हो जाती है। वस्तुतः विशु की हत्या केवल एक दलित युवक की हत्या नहीं, वरन उस लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या है जिसमें शिक्षा व समानता जैसे अधिकारों को शामिल करने की आदर्श भरी बातें कही जाती हैं। नाटक में दास साहब मुख्यमंत्री पद पर हैं। वे आवेश को राजनीति का दुश्मन और विवेक को अनिवार्य मानते हैं। दास साहब कभी अपने असली रूप में सबके सामने नहीं आते। आदर्शवादी देशप्रेमी जनता तथा देश के शुभचिंता का मुखौटा लगाने वाला यह चरित्र हमेशा अपनी स्वार्थपरता के ऊपर नहीं उठ पाता। नाटक में दत्ता बाबू मशाल अखबार के संपादक हैं। इस अखबार में विशु की मौत का हेडलाइन रहस्यात्मक मौत से छपा था। इमरजेंसी के दौरान अखबार बंद हो गया था। इस अखबार पर अश्लीलता का भी दोष लगा था। नाटक में शुक्ल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस बार वे कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, किंतु अपने विपक्षी लखन सिंह से हार जाते हैं। वस्तुतः शुक्ल बाबू एक अमर्यादित, आचारभ्रष्ट, विवेकहीन, गाली देने में माहिर, काम विषयी, फूहड़ किंतु कुशल भ्रष्ट नेता का प्रतीक है। जोरावर सरोह गांव का जमींदार है तथा गरीबों का शोषण करता है। दास साहब का खास आदमी भी है, जो वोट दिलाने में उसकी मदद करता है। इसे राजनीतिक गुंडा के रूप में भी जाना जाता है। जोरावर ही विशु की हत्या कर पुल के पास उसकी लाश को फेंक देता है। नाटक में सक्सेना एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की भूमिका में है। विशु की हत्या के मामले की जांच यही करता है। दास साहब नहीं चाहते कि विशु की हत्या का मामला सक्सेना के हाथों हो, अतः षड्यंत्र करके सक्सेना को निलंबित करवा देते हैं और विंदा को गिरफ्तार। दास साहब के इशारे पर ही विशु की मौत का मामला ही DIG को सौंपा जाता है, जो नकली रिपोर्ट तैयार कर बिंदा को हत्यारा साबित कर देता है। नाटक में महेश दिल्ली से सरोहा गांव में रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में आता है। उसके रिसर्च का विषय है क्लास स्ट्रगल और कास्ट स्ट्रगल। महाभोज नाटक में मन्नू भंडारी ने विशु के माध्यम से मार्क्सवादी विचारधारा को पुष्ट किया है। मन्नू भंडारी इस नाटक में धर्म और अर्थ संबंधी कर्तव्यों के निर्वाह में कुछ पात्रों के द्वारा गांधीवादी विचारधारा को अपनाई है। सरोह गांव का थानेदार भैरव सिंह 1 नंबर का लंपट
घूसखोर, बड़े लोगों की चापलूसी करने वाला और दलित विरोधी व्यक्ति है। नाटक का पात्र बिंदा उर्फ बिंदेश्वरी प्रसाद दलित बस्ती का रहने वाला विशु का शुभचिंतक और खास दोस्त है। बिंदा पहले शहर में नौकरी करता है, बाद में रुक्मा से शादी कर सरोहा गाँव में ही खेती बाड़ी करने लगता है। नाटक के दृश्य 8 में AP सक्सेना साहब विशु की मौत के बारे में जानकारी लेने हेतु गांव के लोगों से बारी बारी से बयान लेता है। SP साहब के पूछने पर बिंदा बताता है कि विशु ने आत्महत्या नहीं की, जोरावर ने उसे मारा है। डॉक्टरी रिपोर्ट में निकला विशु की मौत जहर खाने से हुई है, सरासर गलत है। बिंदा SP साहब को बताता है कि पुत्तन की चाय दुकान पर जोरावर के 2 लड़के वंशी और बिहारी, जो टिटहरी गांव में रहने वाले हैं, उसी ने विशु की चाय में जहर दिया है। नाटक के दृश्य में सिन्हा DIG साहब दा साहब को जो विशु की मौत का रिपोर्ट सौंपते हैं, उससे यही खुलासा होता है कि रुक्मा और विशु में प्रेम संबंध था। रुक्मा की शादी बिंदा से हो जाने के कारण विशु परेशान था। रुक्मा अभी भी विशु को चाहती है, अतः इसी आवेश में बिंदा विशु की हत्या कर देता है। महाभोज नाटक के संवाद। दृश्य एक मरे और सोए लोगों में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोर, वह टूटी और आदमी मर गया। सूत्रधार। दृश्य 3 कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है। दा साहब। होता है कभी कभी ऐसा भी, एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। दा साहब। आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है। दा साहब। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उड़ जाएगी दुनिया से। दा साहब। किसी को मरवा देने को नहीं कहेंगे आप। लखन। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए। दा साहब। अखबारों को स्वतंत्र होना चाहिए, वे ही तो हमारे कामों में असली दर्पण होते हैं। दा साहब। पुलिस वालों का काम है बयानों और प्रमाणों के आधार पर ईमानदारी से रिपोर्ट तैयार करें। यदि ऊपर से कोई आदेश थोपा जाए तो न्याय कैसे करेंगे। दा साहब। कागजी योजनाएं विश्वास तोड़ देती हैं लोगों का। दा साहब। मेरे लिए राजनीतिक धर्म से कम नहीं। मेरा साथ चाहते हो तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो। कर्मणाय वाधिकास्ते माँ फलेषु कदाचन। दा साहब। जुर्म का जवाब जुर्म नहीं होता। बिंदा महेश। दृश्य 5 याद रखिए कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी कतई नहीं होता। दा साहब। पुलिस के सामने यदि जनता डरती है तो शर्म की बात है यह। दा साहब। दृश्य 6 आप लोगों के लिए अखबार का मतलब है सिर्फ धंधा। कितने बेदम, बेजान और नपुंसक हैं हम सब पत्रकार। नरोत्तम। 7 दृश्य 7 यह सारी की सारी एजुकेशन अज्ञान में रखना चाहती है, हमको नहीं चाहती हम अपने आसपास की असलियत को जानें, उससे जुड़ें। महेश शर्मा। इतने सीधे और बने बनाए जवाब तो आपको सिर्फ किताबों में मिल सकते हैं, और कितनी झूठी होती है किताबों की दुनिया। महेश शर्मा। जो जिंदगी को इतना प्यार करता हो, अपनी ही नहीं हर किसी की जिंदगी को, वो आत्महत्या करेगा। नहीं साहब, नहीं, उसे मारा गया है। बिंदा। अजब है साहब, आपका ये कानून भी जो सच्चाई पे नहीं सबूत पे चलता है। कानून साले को तो आज बाजारू औरत बना के छोड़ दिया है, जिससे हर पैसे वाला जब चाहे अपने घर में बिठा ले। बिंदा। दृश्य 8 खेती और राजनीति में बहुत फर्क होता है। दा साहब। महाभोज के बारे में विद्वानों की राय। स्वयं मनु भंडारी के शब्दों में उपन्यास के रूप में महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है, न समस्या प्रधान। वैसे कथानकों में आसानी यह होती है कि सारी चीज़ को समेट कर चरित्र या समस्या के आसपास केंद्रित कर दिया जाता है। रचना तब
चुस्त भी लगती है और नुकीली भी। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज के नाटकीय रूप पर मन्नू भंडारी के वक्तव्य। महाभोज पहले उपन्यास और फिर नाटक के रूप में लिखना मेरे लिए बिल्कुल दो भिन्न रचनात्मक अनुभवों से गुजरता रहा है। स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर विधा की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अलग शर्तें। उपन्यास लिखते समय उसकी स्थितियों, समस्याओं और पात्रों के साथ ही पाठक का अस्तित्व भी इस तरह घुल मिल गया है कि अलग से कभी उसका बोध ही नहीं हुआ। लेकिन नाटक को तो दर्शक से ही आरंभ करना पड़ा और उसकी निरंतर उपस्थिति लेखन को कहीं कहीं नियंत्रित और निर्धारित भी करती रही। जयदेव तनेजा समकालीन जीवन और परिवेश को विविध स्तरों पर प्रमाणिक और निर्धारित करने वाले सत्ता व्यवस्था के ऊपर से भोले एवं मालूम किंतु भीतर से क्रूर और घिनौने चेहरे को निर्माता से बेनकाब करने वाला सुप्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी का स्थिर प्रधान राजनीतिक उपन्यास महाभोज नाट्य रूपांतरित एवं अभिचंभित होकर अभूतपूर्व चर्चा का विषय बना। श्रीमती नंदिनी मिश्रा लेखिका ने इस उपन्यास में समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण करते हुए अपने दृष्टिकोण का संकेत भी किया है। महाभोज का उद्देश्य बहुमुखी है और वह काल्पनिक न होकर यथार्थ ही जान पड़ता है। डॉक्टर राम विनोद सिंह मन्नू भंडारी का नया उपन्यास महाभोज एक हरिजन युवक की निर्मम हत्या और उससे बनने वाले परिवेश की व्याख्या करता है। डॉक्टर जगमोहन चोपड़ा महाभोज राजनीतिक जीवन में व्याप्त दोगली नीति, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, अवमाननीकरण, तिकड़मबाजी, दल बदल नीति और उसके घिनौनेपन को लिए हुए है, जिससे आज के समस्त जीवन को भ्रष्ट और विषाक्त बना दिया है। डॉक्टर गोपाल राय महाभोज में आपातकाल के बाद कांग्रेस के पराजय और जनता पार्टी के शासनकाल की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है। महाभोज का परिवेश हमारा आधुनिक राजनीतिक जीवन है। वर्तमान जीवन में व्याप्त राजनीति को लेखिका ने इस उपन्यास को खूबी से बांधा है। इस कृति का राजनीतिक परिवेश अत्यंत भ्रष्ट, घिनौना और लज्जित करने वाला है। सिंह कुंवर पाल महाभोज के दलित और अभावग्रस्त लोग आज भी आतंक के साए में जी रहे हैं। वे मनुष्य नहीं, केवल वोटर हैं। उचित मजदूरी का सवाल तो अलग रहा। वे बाहुबलियों के कहने से वोट नहीं देते तो उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित ही नहीं किया जाता, उनके घर भी जला दिए जाते हैं। इतना आतंक की कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता। पुलिस भी पीड़ितों का ही उत्पीड़न करती है। मधुरेश मन्नू भंडारी का महाभोज अंतर्वस्त्र के विचार का एक विस्मयकारी और अभूतपूर्व उदाहरण है। महिला लेखक और लेखन की परंपरागत छवि को एक झटके से ध्वस्त करता है। भारतीय राजनीति के अमानवीय चरित्र पर इससे तीखी टिप्पणी मुश्किल है। दा साहब के दोहरे व्यक्तित्व को, उसके अंदर के शैतान और ऊपर के सत रूप को मन्नू भंडारी ने आश्चर्यजनक विश्वसनीयता से साधा है। विशेषकर बिंदा और हीरा उस दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व पात्र हैं जिसके शव पर राजनीति के गिद्ध जीम रहे हैं। डॉक्टर नीरज जैन महाभोज व्यक्तिगत दुख दर्द अंतर्दुख को देखने से भिन्न विद्यमान परिस्थितियों के बीच राजनीतिक संदर्भ में मनुष्य की नियत का आलेख प्रस्तुत करता है। महाभोज को राजनीतिक उपन्यास कहा जाता है और उसमें समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण भी किया गया है। हाँ, प्रभाकर माचवे जी महाभोज को बेहद जीवंत और सशक्त रचना मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।